अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, इंडियन नेवी की तरफ से रिसेंटली वीडियो रिलीज की गई है जिसमें उनके एम्फीबियस लैंडिंग क्राफ्ट, यूटिलिटी वेसल्स वगैरह वो प्रॉपर इन्वेजन को सिमुलेट कर रही हैं। और ये इन्वेजन किसके खिलाफ होगा पूरी दुनिया को पता ही, ऑब्वियसली पाकिस्तान के खिलाफ ही डिजाइन किया जा रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इसको अगर आप गौर से देखें तो इंडिया का लैंडिंग क्राफ्ट करियर, उस पर से आर्मर्ड व्हीकल आपको डिप्लॉयड नजर आएंगी बाहर आती हुई। देन इंडियन आर्मी के सोल्जर्स यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं, यानी कि जो लैंडिंग करियर वेसल है ये इंडियन नेवी की होगी। इस पर डिप्लॉय जो होंगे वो इंडियन आर्मी के सोल्जर्स होंगे और उनके थ्रू एक इन्वेजन प्लान किया जा रहा है सिर क्रीक का या पाकिस्तान के किसी दूसरे हाई वैल्यू टारगेट का, खास तौर पर जो साहिली एरियाज हैं। और यहाँ सेम वैसी ही एक्सरसाइजेज की जा रही हैं जैसे चाइना करता है ताइवान के खिलाफ। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है कि इंडिया पाकिस्तान के पानियों के बिल्कुल अंदर आए इन्वेड करता हुआ और अपने सोल्जर्स और अपनी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स को पाकिस्तानी साहिलों पर उतार दे और पाकिस्तान को ऑफिशियली इन्वेड कर दिया जाए? क्या ये पॉसिबल है आज की मॉडर्न कॉम्बैट को देखते हुए? अभी तक आपने मुख्तलिफ मिलिट्री एनालिस्ट को सुना होगा, उनके एनालिसिस को पढ़ा होगा। मॉडर्न मिलिट्री एनालिस्ट कभी भी इस चीज को क्लेम नहीं करते, ना ही इस चीज को अफर्म करते हैं कि आज के मॉडर्न कॉम्बैट में इजीली किसी भी मुल्क को इन्वेड किया जा सकता है, खास तौर पर जब दो कंट्रीज न्यूक्लियर स्टेट्स हों। उसके बाद इवन एक मुल्क छोटा बट स्टिल एक प्रॉपर कन्वेंशनल मिलिट्री रखता हो, उसको भी इन्वेड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अब इस तरह के इन्वेजन ऑपरेशंस जो अगर इंडिया इस वक्त कर रहा है, ये माजी में पॉसिबल होते थे क्योंकि उस वक्त एंटी शिप कैपेबिलिटीज नहीं होती थी 1960s 1970s के ईरा में, या थी भी तो कुछ कंट्रीज के पास थी, हर कंट्री के पास नहीं थी। फिर उसके साथ साथ उस वक्त लॉन्ग रेंज वेक्टर्स नहीं होते थे, सैटेलाइट गाइडेंस नहीं होती थी, जिसकी वजह से आप अपने मिसाइल को 600-700 किलोमीटर दूर तक भी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और उस वक्त कोस्टल डिफेंस में सिर्फ मशीन गन ज्यादातर यूज होती थी और फाइटर जेट्स वगैरह को यूज किया जाता था, या इसके साथ साथ टैंक्स को भी यूज किया जाता था। बट आज के दौर में अगर देखा जाए तो कोस्टल डिफेंस में ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्रीज हैं वो 70-80% मिसाइल्स ही यूज कर रही हैं। अराउंड 90% जो कंट्रीज हैं वो मिसाइल्स पर ही ज्यादा इन्हिसार करती हैं। तो अब बैटल ग्राउंड कंप्लीटली चेंज हो चुका है। इंडिया ऐसे कंप्लीटली एक फिलॉसफी पर काम कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो उनका नुकसान हुआ और जो बदनामी हुई उसको खत्म करने के लिए पाकिस्तान पर टेरिटोरियल लॉसेस इन्फ्लिक्ट किए जाएं, यानी कि पाकिस्तान के किसी छोटे से एरिया को अपने कब्जे में लिया जाए, वहां से वीडियोस वगैरह ऑफिशियली बनवाई जाएंगी और पूरी दुनिया में वो प्रोलिफरेट हो जाएगा कि पाकिस्तान का ये पर्टिकुलर रीजन हमने कैप्चर कर लिया है। अब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। अब यही एक लैंडिंग क्राफ्ट करियर जो एक वक्त में 1000 सोल्जर्स को कैरी कर सकता है, अराउंड 40 के करीब आर्मर्ड व्हीकल्स कैरी कर सकता है, ये फर्ज करें पाकिस्तानी पानियों के करीब आता है तो सबसे पहले तो ये एंटी शिप मिसाइल्स का निशाना बनेगा। लेट्स सपोज उसका भी निशाना नहीं बनता तो पाकिस्तान एयरफोर्स जो ग्राउंड स्ट्राइक्स करेगी सॉर्ट ऑफ की एंटी शिप मिसाइल्स के थ्रू, ये उनका निशाना इजीली बन जाएगा। अगर चले ये भी मान ले कि उससे ही बच गया, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर जो पाकिस्तान का कोस्टल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये उसका निशाना बनेगा। तो यहाँ 3 लेयर्स है। अगर हम मान लें कि वो भी गायब हो गया दुनिया से जैसा कि इंडिया इस वक्त समझ रहा है, तो फिर पाकिस्तान आर्मी की वहां प्रॉपर एक कोर बैठी हुई है, उसकी आर्टिलरी जिसमें गाइडेड शेल्स हैं आपके पास और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से इवन मूविंग टारगेट्स को भी हिट किया जा सकता है। तो वो इस लैंडिंग क्राफ्ट करियर को या इंडियन नेवी की जो शिप्स हैं उनको निशाना बनाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि प्रैक्टिकली इंडिया जो ये टेस्ट कर रहा है, ये अपनी आवाम को तो खुश किया जा सकता है कि देखें हमने इन्वेजन को प्रॉपर प्लान किया, उसको अब एग्जीक्यूट किया जा रहा है एक्सरसाइज के दौरान, और पाकिस्तान के सिर क्रीक या किसी भी रीजन को इस तरह हम अपने अंडर ले लेंगे। बट प्रैक्टिकल बेसिस पर इस वक्त ये चीज इम्पॉसिबल है और उसके रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ तक कि मैं रशिया और यूक्रेन की मिसाल दूं तो यूक्रेन की नेवी ना होने के बराबर है, बट उन्होंने अनमैन्ड बोट्स को यूज करते हुए मल्टीपल रशियन क्रूजर्स, रशियन फ्रिगेट्स, रशियन कॉर्वेट्स को डिस्ट्रॉय किया। और रशिया की नेवी कंप्लीटली ब्लैक सी को आज तक 3-3.5 साल होने वाले हैं इस जंग को होते हुए, लेकिन आज तक ब्लैक सी का 100% कंट्रोल रशियन मिलिट्री हासिल नहीं कर सकी। इवन दो कि यूक्रेन उनके मुकाबले में कंप्लीटली एग्जिस्टेंशियल बेसिस पर भी कंपीट करने के काबिल नहीं है, जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान नेवी है जिसके पास एयर सपोर्ट है कंप्लीटली पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से। अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं ब्राह्मोस की ही कैटेगरी के, देन सबसोनिक मिसाइल्स मौजूद हैं हर बाकी सूरत में जो 700 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं। सो इंडिया का ये सोचना ही अपनी डिस्ट्रक्शन को खुद मदऊ करने के बराबर है। बट रियलिटी अल्टीमेटली यही है कि बिहार इलेक्शंस चूंकि शुरू हो रहे हैं नवंबर के बिल्कुल शुरू से ही, तो वहां भी लोगों को कुछ सर्व करना पड़ेगा और अपने लोगों को एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी दिखानी पड़ेगी कि देखिए हम ये काम कर रहे हैं।
सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।